हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट टेनिस नॉलेज पॉइंट। आज हम लोग एग्रीकल्चर का देख रहे थे प्रीलिम से स्पेशल, उसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट है 2019 का जो रिपोर्ट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग ग्रीन रिवोल्यूशन और जो डिफरेंट टाइप का जो रिवोल्यूशन आया, क्रांति लाया है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर के क्षेत्र में, उसको हम लोग देख लेंगे। और डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग देख लेंगे कि किस किस प्रकार का कृषि होता है, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। तो इस लेसन में हम लोग यही तीन चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो फॉरेस्ट सर्वे का जो रिपोर्ट है 2019 का, उसको हम लोग बात करें तो ये 30 दिसंबर 2019 को फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये रिपोर्ट जारी किया। इसमें टोटल फॉरेस्ट एरिया की बात किया जाए तो टोटल फॉरेस्ट एरिया जो है वो है 7,12,249 स्क्वायर किलोमीटर की बात किया जा रहा है, स्क्वायर किलोमीटर। तो इतना हमारा टोटल जो है फॉरेस्ट एरिया है। अब इतना जो है कितना हो गया, टोटल जो इंडिया का जो क्षेत्रफल है, इंडिया का जो टोटल जो क्षेत्रफल है, ज्योग्राफिकल एरिया है, उसका 21.67% जो है ये हमारा फॉरेस्ट एरिया है, टोटल फॉरेस्ट एरिया। इसमें हम लोग को देखें कि 2.89% जो है वो ब्रीच भी है। इस 21.67 के अंदर नहीं है, 21.67 फॉरेस्ट है और 2.89% टोटल ब्रीच है। अब यहाँ पर देखा कि फॉरेस्ट का मतलब क्या हो गया, फॉरेस्ट का मतलब हो गया वैसे ज्योग्राफिकल एरिया जिसपे कि ढेर सारे पेड़ पौधे इकट्ठे रूप में हों। और ट्रीज की बात करें तो ट्रीज हो गया कि कहीं भी वो पेड़ लगा हुआ है। तो फॉरेस्ट और ट्री, जो हम लोग फॉरेस्ट की हम लोग रिपोर्ट देखते हैं तो इसमें फॉरेस्ट और ट्री दोनों को मिला के देखते हैं। तो जो दोनों को मिलाते हैं तो हमारा हो जाता है 24.56% टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो है इंडिया का, उसका 24.56% पे जो है फॉरेस्ट और ट्री है, मतलब जंगल और बीच है, जिसमें कि बीच का योगदान जो है 2.89% है। उसके अलावा आता है स्क्रब जिसको हम लोग झाड़ियाँ कहते हैं, झाड़ियाँ, वो उसका है योगदान 1.41%। मतलब इंडिया के टोटल जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसके 1.41% पे झाड़ियाँ हैं, स्क्रब है। अब उसके अलावा हम लोग देखें तो टोटल एरिया बचा कितना, टोटल एरिया बचा 76.92%। तो 76.92% जो है वो हमारा वैसा एरिया है जहाँ पे जंगल नहीं है। इसको हम लोग कहते हैं नॉन फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, नॉन फॉरेस्ट एरिया। टोटल लिखिएगा तो 76.92% है और 24.56%। इसको अगर आप जोड़ेंगे और उसमें 1.41% भी है, तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये आपको 100% टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कवर होता है। फिर से को हम लोग देख लेते हैं कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट आया था वो आया था 30 दिसंबर 2019 को आया था, जिसमें कि 7,12,249 स्क्वायर किलोमीटर पे जंगल एरिया था, टोटल फॉरेस्ट एरिया था। यानी इंडिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 21.67% हो गया। इसके अलावा 2.89% जो है वृक्ष है, मतलब ट्रीज है। और फॉरेस्ट और ट्री ये जो दोनों को मिला दे तो दोनों को मिला देते हैं तो हमारा 24.56% जो है वो एरिया हो जाता है। यानी कि 80 यानी कि हो गया 80.73 मिलियन हेक्टेयर। इतना मिलियन हेक्टेयर पे फॉरेस्ट और ट्री है, मतलब जंगल और वृक्ष हैं। तो टोटल हमारा ज्योग्राफिकल एरिया क्या हो गया 24.56%। उसमें झाड़ियाँ, उसके अलावा देखें तो झाड़ियाँ की बात करें तो झाड़ियाँ जो है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 1.41% जो है वो झाड़ियाँ हैं। उसके बाद 76.92% देखें तो ये जो है नॉन फॉरेस्ट एरिया है, मतलब ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जंगल नहीं है। अब हम लोग कुछ चीज़ों को देखते हैं कि जंगल को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं। जंगल को हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया कि फॉरेस्ट में हो गया डेंस, यानी काफ़ी सघन। तो डेंस फॉरेस्ट कहते हैं जहाँ पे कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 70% जो है वो पेड़ हो। टोटल जो उसका क्षेत्र है उस एरिया का, उसमें से 70% जो है पेड़ पौधा हो, पेड़ हो। और मॉडरेट एक आता है, उसके बाद में आता है मॉडरेट का मतलब हो गया कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 40% एरिया पर ट्रीज हो, मतलब फॉरेस्ट एंड ट्रीज हो। उसके बाद आता है ओपन फॉरेस्ट। ओपन फॉरेस्ट का मतलब है कि 10% या उससे ज़्यादा एरिया, 10% या उससे ज़्यादा
टोटल जोग्राफिकल एरिया में फॉरेस्ट हो, इसको ओपन फॉरेस्ट कहते हैं। फिर आता है स्क्रब। स्क्रब का मतलब हो गया जहाँ पे 10% से कम एरिया में जंगल कवर है तो उसको हम लोग स्क्रब के रूप में इसको बोला जाता है। कुछ इसका हम लोग देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया, सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है, यहाँ पर क्षेत्रफल की बात किया जा रहा है, एरिया की बात किया, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पेड़ है। पहला है एमपी यानी मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर जंगल है। उसके बाद में आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद में आता है ओडिशा और फिर आता है महाराष्ट्र। तो ये 5 को डाटा आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये ध्यान में रखिएगा कि क्षेत्रफल के आधार पे है सबसे ज़्यादा जंगल का क्षेत्रफल है। अब दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है परसेंटेज, कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट पे जंगल है। तो सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो है मिजोरम में। मिजोरम में जो क्षेत्रफल है उसको सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल यानी लगभग यहाँ पे 85.4% एरिया पर जंगल है। तो परसेंटेज वाइज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जंगल जो है वो है मिजोरम में। उसके बाद में आता है अरुणाचल में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे कितना 79.63% इतना एरिया में जंगल है। उसके बाद तीसरा आता है मेघालय। मेघालय में कितना है 76.33%। अब यहाँ पे हम लोग दोनों चीज़ को देख लिए कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कहाँ है, जंगल का क्षेत्रफल वो है मध्य प्रदेश में, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा, पांचवा महाराष्ट्र। परसेंटेज देखा जाए तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो फॉरेस्ट कवर है वो है मिजोरम का, दूसरा अरुणाचल प्रदेश का कितना 79.63% और तीसरा है मेघालय का 76.33%। अब यहाँ पे एक और डाटा पूछता है जो कि पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है प्रीलिम्स में, वो है कि फॉरेस्ट कवर, जो फॉरेस्ट सर्वे 2019 का जो रिपोर्ट आया है इसमें फॉरेस्ट कवर कौन से ऐसे टॉप 5 स्टेट है, टॉप 5 स्टेट जहाँ पे कि जंगल का क्षेत्रफल बढ़ा है। सबसे पहला है कर्नाटका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में याद कर लीजिएगा, याद करके कर्नाटका। दूसरा हो गया आंध्र प्रदेश, ठीक है। तीसरा हो गया केरला और चौथा हो गया जम्मू एंड कश्मीर और पांचवा हो गया हिमाचल प्रदेश। तो ये जो टॉप 5 स्टेट हैं यहाँ पे जंगल का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ा है, माने फॉरेस्ट कवर एरिया जो है वो इंक्रीज हुआ है। दूसरा हम लोग देखें कि वैसे कौन से ये क्षेत्र हैं जहाँ पे कि फॉरेस्ट कवर घटा है। तो ये हम लोग देखेंगे नॉर्थ ईस्ट रीजन में बात करें या उस सभी में फॉरेस्ट कवर जो है डिक्रीज हुआ है, फॉरेस्ट कवर डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शन है असम और त्रिपुरा। असम और त्रिपुरा में देखा जाए तो फॉरेस्ट कवर घटा नहीं है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट स्टेट की बात कर रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में सभी राज्यों में जंगल का कवर घटा है, जंगल का जो क्षेत्रफल है वो घटा है असम और त्रिपुरा को छोड़ के। तो ये बेसिक जो है आप फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है उसके अनुसार आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग अगला जो बात करते हैं वो बात करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन का। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ऐसा क्रांति लाएं, और क्रांति का मतलब होता है जिसमें कि उसकी प्रोडक्टिविटी जो है हम लोग रातों रात उसको दुगना कर सके, तिगुना कर सके, चौगुना कर सके। ये कब आया था 1960 के दशक में आया था, लगभग 1967-68 में, 66-67 में माना जाए तो ये आया था इंडिया में। वर्ल्ड में जो कंट्रीब्यूशन था वो नॉर्मन बोयलर को गया था क्रेडिट, नॉर्मन बोयलर को, और इंडिया में जो जाता है क्रेडिट वो जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है कि इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। कैसे लाया गया था, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो था HYV, हाई यील्डिंग वेराइटी। हाई यील्डिंग वेराइटी का सीड का इसमें इस्तेमाल किया गया था, बीज का, मतलब ऐसे बीज का इस्तेमाल किया गया था जो कि ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके। तो ये जो क्रांति आया था ग्रीन रिवॉल्यूशन, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है हाई यील्डिंग वेराइटी, HYV का प्रयोग, मतलब इस प्रकार का सीड्स का इस्तेमाल किया गया था। अब हम लोग कुछ देख लेते हैं रिवॉल्यूशंस जो क्रांति आया था
एग्रीकल्चर और उससे एलाइड क्षेत्र में। भारत में हम लोग रिवॉल्यूशंस को देख लेते हैं, विभिन्न क्रांतियाँ को देख लेते हैं। सबसे पहला जो है ब्लू रिवॉल्यूशन की बात करें तो ब्लू रिवॉल्यूशन जो है वो मछली पालन से संबंधित है, मत्स्य पालन से। फिर आता है ब्राउन रिवॉल्यूशन, इसे प्रीलिम्स में पूछता है। ब्राउन रिवॉल्यूशन हो गया चमड़ा उद्योग से। भूरी क्रांति की बात करें ग्रे रिवॉल्यूशन, तो ये है फर्टिलाइजर से, रासायनिक उर्वरक तथा आवास विकास। और जो हरित क्रांति है तो खैर जानते ही आप सभी, कृषि से खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए। पिंक रिवॉल्यूशन की बात करें वो है प्याज और झींगा उत्पादन या फिर औषधि एवं फार्मास्यूटिकल्स, जो दवा वगैरह बनता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, पिंक और रेड में कन्फ्यूजन होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। पिंक रिवॉल्यूशन जो है वो प्याज के लिए, झींगा के लिए यहाँ पर जनरली क्वेश्चन पूछता है, झींगा उत्पादन के लिए या फिर फार्मास्यूटिकल्स, दवा उत्पाद के लिए। ठीक है, उसके बाद में आता है श्वेत रिवॉल्यूशन यानी वाइट रिवॉल्यूशन। वाइट रिवॉल्यूशन यानी दूध के लिए आता है। इसी में आया था ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड इसमें चलाया गया था एक ऑपरेशन। फिर है सिल्वर रिवॉल्यूशन, ये किस लिए है? अंडा के लिए है, मुर्गी के लिए है। फिर आता है सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन, कपास के लिए। येलो रिवॉल्यूशन जो है वो तिलहन के लिए है। ब्लैक रिवॉल्यूशन जो है पेट्रोलियम के लिए है। और स्वर्ण रेशा यानी गोल्डन फाइबर की बात करें हम लोग तो गोल्डन फाइबर जो है किसके लिए है? वो है जूट पटसन के लिए। यहाँ पर ध्यान रखिए, गोल्डन फाइबर जो है जूट के लिए, पटसन जिसको हम लोग कहते हैं। गोल्डन रिवॉल्यूशन, गोल्डन फाइबर हो गया जूट के लिए, लेकिन गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है बागवानी के लिए है। लाल क्रांति रेड रिवॉल्यूशन जो है वो है मांस एवं टमाटर उत्पादन के लिए। तो ये पिंक हम लोग किस लिए जाने? झींगा उत्पादन, फार्मास्यूटिकल्स, औषधियाँ और प्याज, ये तीन के लिए जो है पिंक रिवॉल्यूशन की बात किया गया था। लेकिन रेड रिवॉल्यूशन जो है मांस एवं टमाटर उत्पादन के लिए। गोल्ड रिवॉल्यूशन, राउंड रिवॉल्यूशन की बात किया गया था, वो किसके लिए था? आलू के लिए। और एवरग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब हो गया, एवरग्रीन मतलब सभी क्षेत्र में रिवॉल्यूशन लाने की बात, माने समग्र कृषि विकास के लिए। अब हम लोग विभिन्न प्रकार की खेतियाँ हम लोग उसका नाम जान लेते हैं। ठीक है, एक आता है एरोपोनिक। एरोपोनिक कहते हैं पौधों को हवा में उगाने का जो कल्चर, जो सिस्टम है, उसको हम लोग कहते हैं एरोपोनिक। फिर दूसरा देखिए एपीकल्चर। एपीकल्चर कहते हैं मधुमक्खी पालन को, जिसको हम लोग कहते हैं बी कीपिंग। तीसरा हो गया हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी। फ्लोरिकल्चर यानी फूल विज्ञान, फूल की खेती करना। ओलेरिकल्चर सब्जी विज्ञान। और पोमोलॉजी फल विज्ञान, पोमोलॉजी कहते हैं फल विज्ञान को। विटीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, विटीकल्चर अंगूर की खेती के लिए। वर्मीकल्चर केंचुआ पालन के लिए। पिसीकल्चर हो गया वो मछली पालन के लिए हो गया। सेरीकल्चर रेशम उद्योग के लिए। और मोरिकल्चर हो गया रेशम कीट हेतु या फिर मलबरी उगाना, ये सब के लिए मोरिकल्चर है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट कल्चर है और एग्रीकल्चर से संबंधित चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग बात किए। ये प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।